दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 यहां पर कांग्रेस ने अपने कुछ उम्मीदवार सामने उतार दिए हैं। पहली लिस्ट जारी हो गई और उसमें एक जो सबसे बड़ा नाम सामने आया वो बल्ली मारान से हारून यूसुफ का था। हारून जी, हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हारून जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 1993 से आप बल्ली मारान सीट पर आए और वहां 2015 तक काबिज रहे, लेकिन उसके बाद बयार कुछ ऐसी बही कि आम आदमी पार्टी वो सीट आपसे ले गई। पहले आप हारे 40,000 से ज़्यादा वोटों से, दूसरी बार 60,000 से ज़्यादा। तो ऐसे में अब ये मार्जिनल गैप सर कैसे कम होगा? देखिए, जो दिल्ली का चुनाव था, अगर आप देखें 2015 का, मैं 2013 में जीता जी और 10,000 वोट से जीता मैं। 2015 का जो चुनाव था वो एक झूठ की ऐसी दास्तान थी जिसमें दिल्ली वालों को लगा कि आसमान के सारे तारे हमारे झोली में आ जाएंगे और उस तरह के वादे थे। अगर आपको याद हो, चाहे वो यमुना की सफाई की बात हो, दिल्ली की सड़कों की बात हो, दिल्ली के स्कूलों की शिक्षा एक नया मॉडल लेकर आए जो कहते थे इंटरनेशनल लेवल का है। स्वास्थ्य के बारे में बात की, महिलाओं के बारे में बात की, आखिर में मिला क्या उनको? तो अब फिर उसके बाद एक नया उन्होंने आडंबर रचा 2020 के अंदर। लेकिन अब दिल्ली के लोग थक चुके हैं, क्योंकि ये नए तरह की राजनीति, जो वैकल्पिक राजनीति कहते थे, वो राजनीति तो वही है, भ्रष्टाचार। तमाम जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और हम ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, तो फिर जन लोकपाल की बात क्यों नहीं करते? आज जन लोकपाल की बात इसलिए नहीं करते, ये पहले जो इस्तीफा दिया था, जब हमने समर्थन दिया था, इसी बात पे दिया था ना कि जन लोकपाल को मुझे पास करना है, और उसमें दिक्कत, जबकि कांग्रेस पूरी तैयार थी इस चीज़ के लिए। तो उस वक्त इस्तीफा देने के बाद आज तक जन लोकपाल की बात ना करना, मैं समझता हूँ कि यही काफ़ी है लोगों के लिए कि ये कितने कट्टर ईमानदार हैं। क्योंकि आज अगर जन लोकपाल आ जाए तो इनके कई मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री और बहुत सारे विधायक जो ऑलरेडी जेलों के सफ़र कर चुके हैं, वो सब उसके अंदर जेल में जाएंगे। ये बात आपकी सारी सही है सर, लेकिन हम अब जहाँ ग्राउंड पर देख रहे हैं, रियलिटी चेक भी कर रहे हैं, तो उसमें लोगों के जहन में सर कांग्रेस का नाम क्यों नहीं आ पा रहा है? वो भी देख रहे हैं कि जो फाइट है आम आदमी पार्टी और सिर्फ बीजेपी में दिखाई दे रही है। देखिए, अब इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस तरह मीडिया एक तरीके से बायस होके और ये लड़ाई को इस तरह दिखा रहा है, हमारी लड़ाई दोनों पार्टियों से। और अरविंद केजरीवाल कौन सा लड़ रहा है अब भारतीय जनता पार्टी से, जो हर इलेक्शन में ये कहता है कि ऊपर मोदी नीचे मैं, है? राष्ट्रीय सेवक संघ का एक बड़ा गहरा संबंध उसका, उसके परिवार का है। इससे कौन, इनका अन्ना हजारे का सारा आंदोलन किसने फंड किया था? तो सवाल इस बात का है कि ये कहना कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराने की भी लड़ाई लड़ी है, और कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराने के बाद इस देश को बनाने की लड़ाई भी लड़ी है। ये 70 साल का जो सफ़र था, 75 साल का, ये ऐसे ही नहीं हो गया। आज जो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, चाहे भले कुछ भी कहते रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी या अरविंद केजरीवाल, लेकिन सच्चाई ये है कि देश के अंदर जिस तरीके की तरक्की हुई, जिस तरीके से पॉलिसीज आई, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को कितना क्रिटिसाइज करते थे, और उन्होंने साबित किया जो उन्होंने एक बार कहा था, आई होप हिस्ट्री विल रिमेंबर इन ए बेटर वे, वो प्रूव हुआ। पूरे वर्ल्ड के लीडर्स ने इसको स्वीकार किया कि उनसे अच्छा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं था जिसने उस दौर में, जब पूरी दुनिया के अंदर जो है डिप्रेशन था, तो उसको उन्होंने कवर किया। मेरा कहने का मकसद है, हम हार सकते हैं, क्योंकि नए नए तरीके आएंगे पॉलिटिक्स में, नए नए तरीके के नारे आएंगे, नए नए तरीके के नैरेटिव्स तैयार होंगे, क्योंकि आजकल रिसर्च टीम यही काम करती हैं। तो जो नॉर्मल पॉलिटिक्स होती है, अब वो दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की समझ चुके हैं। सर, आप जब जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रचार के लिए, तो क्या लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है? क्योंकि जब आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो यही पार्टी इंडिया ब्लॉक में साथ होती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब टीएमसी हो गई, समाजवादी हो गई, यहाँ तक कि अब जो उद्धव गुट के भी जो है
वो भी अब आम आदमी पार्टी का समर्थन दिल्ली चुनाव में करते हुए आ रहे हैं और कांग्रेस कहीं अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है इसमें। देखिए, ये कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा और ना मैं कोई टिप्पणी इंडिया गठबंधन पे करना चाहता। जो पार्टी हाईकमांड है, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो इसका फैसला करेंगे क्या करना है। लेकिन जो मौजूदा हालात है, आप बताइए कहाँ हैं ये तमाम जो पार्टीज के अभी आपने नाम लिए, दिल्ली में प्रेजेंस है क्या उनकी? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा तरीका है, अब मैं उसमें फर्दर आगे नहीं जाऊंगा, वो AICC उसमें जो भी अपना वक्तव्य होगा वो देगी। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार खुल के सामने आया है, जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ, जिस तरीके से स्कूलों में घोटाला हुआ, जिस तरह दिल्ली में दवा का घोटाला है, ये तमाम चीज़ें कोई आसमान से नहीं आ सकती, या अगर कोई चिंगारी नहीं होगी तो धुआं नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। तो जो भी सच्चाई थी उसके लोगों के सामने आनी चाहिए। और अब तो दिल्ली का आम आदमी बोलने लगा है जिस तरह का भ्रष्टाचार सरकार में है। आप SDM के दफ्तर चले जाइए, तहसीलदार के दफ्तर चले जाइए, ये तो गरीबों के बड़े मसीहा थे, परिवर्तन आंदोलन से निकले थे ना, एक सोसाइटी थी इनकी राशन के ऊपर। आज राशन कार्ड पिछले 11 साल से दिल्ली का एक नया राशन कार्ड नहीं बना है। फूड सिक्योरिटी जो एक्ट था उसके अंतर्गत उन लोगों को डिप्राइव किया जा रहा है सस्ते अनाज से। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज झुग्गी झोपड़ी वाले रो रहे हैं, जाके देखिए उनकी हालत क्या है। राशन कार्ड नहीं है। हमारी सरकार ईमानदार सरकार इसलिए थी कि हमने दिल्ली से केरोसिन ख़त्म किया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का शिकार होता था और हम चाहते थे कि एक आम आदमी को हम राशन भी मुहैया कराएं और तमाम चीज़ें कराएं। आज क्यों उन गरीबों की बात अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे कि 11 साल से भटक रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया गया, आपको राशन कार्ड देंगे। इसी तरह के बहुत सारे काम हैं। आप हॉस्पिटल चले जाइए, रियलिटी चेक करना है ना, जाइए हॉस्पिटल करना। OPD का कार्ड बनवाने के लिए धक्के खाते हैं लोग। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए जो DGHS देती है, सुबह 3 बजे से लाइन में खड़ा होता आदमी और उनमें से 10-5 का होता, बाकी पैसे लेके वो बनवाते हैं। और यही खेल हॉस्पिटल में चल रहा है। तो मेरा कहने का मकसद है, कहाँ का स्वास्थ्य, कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया? आपने कहा था हम 30,000 बेड करेंगे, 2,000 से ज़्यादा आप बेड नहीं बढ़ा पाए हैं। स्कूल्स की आप बात करते हो, कौन से स्कूल जिनमें आपने शीशे लगवा दिए, जिनकी जो डेस्क हैं बच्चों के बैठने के, उन पर आपने नया सनमाइका लगवा दिया। और जो 1100 से ज़्यादा स्कूलों की हालत है जहाँ ना टॉयलेट फैसिलिटी है, ना पीने के पानी की है, ना किसी चीज़ की है, उसका क्या हुआ? अब आप बात करते हो कि हम गरीबों के मसीहा। एक गरीब मजदूर इस शहर में 50 से 60 रुपए का पानी खरीद के पीता है, तो 1800 रुपये तो वो वैसे ही दे रहा है। उसको डर ये है कि अगर मेरा बच्चा बीमार हो गया, गैस्ट्रोएंटाइटिस या कोई पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो अपने बच्चे का इलाज कहाँ कराएगा? लेकिन हारून जी, ये तो लगातार केजरीवाल अब कहते हैं ना कि हमने शीला सरकार का टैंकर माफिया खत्म किया, हमने जो कांग्रेस सरकार में टैंकर माफिया पनप रहा था वो खत्म करके हमने लोगों के घरों में पानी पहुंचाया है, और अब जो फ्री पानी दे रहे हैं उसका हम बिल भी नहीं ले रहे हैं। इस बात की भी बात सामने रखते हैं। ये साबित करता है कि एक्चुअल टैंकर माफिया जो है वो ये आम आदमी पार्टी सरकार है। इनके विधायक, इनके वॉलंटियर्स, कहाँ से आ रहा है पानी जो बेच रहे हैं वो मयूर जग में? नलों में आ रहा है सीवर का पानी और मयूर जग में आ रहा है पीने का पानी। ये कौन सी परंपरा है? ये तो हमने नहीं देखा। हमारी सरकार थी दिल्ली में, 480 MGD पानी केवल उपलब्ध था। और ये कांग्रेस की सरकार की लगातार एफर्ट से जो है वो 940 मिलियन गैलन पर डे बढ़ा है। हम मुनक केनाल, चौटाला साहब आज दुनिया में नहीं है, हम सारी कैबिनेट गए थे हरियाणा, तब जाके मुनक केनाल से हमको 120 MGD पानी मिला। ये 11 साल के अंदर 20 MGD पानी बढ़ा पाए। तो दिल्ली के लिए कभी चिंतित नहीं रहे। ये यमुना हर इलेक्शन में कहा डुबकी लगा लूंगा अगली बार। मैं ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जी ये तो उनका कहना था, उन्होंने स्वयं कहा। और अब कहते हैं फिर ये वाला जितवा दो फिर लगा दूंगा।
एमसीडी में ला दो तो ये कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे। कूड़े के पहाड़ की हाइट बढ़ती जा रही है। दिल्ली में अमोनिया इन कूड़े के पहाड़ों की से निकलती है। आज दिल्ली के अंदर लोगों के स्वास्थ्य का ये हाल है। मैं आपको बताऊं अपना स्वयं खुद का कि मैंने जो महसूस किया कि दिल्ली के अंदर आप सांस नहीं ले सकते। मैं 2-3 दिन हो गए मुझको, मेरे गले की मेरी प्रॉब्लम है, गले की परेशानी है, वो सब देखते हुए कोई देखने वाला नहीं है। आप सोचिए उन छोटे छोटे बच्चों का स्कूल जाने वाले वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। यही मैं पूछना चाह रही थी हारून सर, क्योंकि आपके पास तो ट्रांसपोर्ट विभाग भी था। जिस तरीके से पहले ये सीएनजी बसेस लाई गई शीला सरकार के समय में, अब उसके बाद भी केजरीवाल उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने वो बसों की संख्या बढ़ाई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक किया है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? और खुद आतिशी भी इस बात के लिए कह रही है कि मैं, हो सकता है मेरे ऊपर जो केस हो वो ट्रांसपोर्ट विभाग को लेकर मुझे जेल भिजवाया जा सकता है। तो क्या इतना आसान हो जाता है कि मैनिपुलेट क्या करते हैं? इनको पहले इनको अपने कर्म पता है मैंने क्या कर्म कर रखे। जैसे केजरीवाल कह रहे थे मनोज सिसोदिया जेल जाएंगे, हो सकता है मैं भी चला जाऊं। तो ये सब ये अनायास नहीं आता इनको। जो कर्म आप किए हुए होते हो, आतिशी जी का अगर ये खतरा है तो उनको पता होगा कि उन्होंने क्या कर्म कर रखे। तो मैं समझता हूं कि बसेस की जो बात करते हैं, हमारे जब हम सरकार से गए तो दिल्ली के अंदर 6,700 बसेस थी, आज घट के वो 2,500 रह गई। मैं डीटीसी की बात कर रहा हूँ। और जो बसेस हम लाए थे उनकी एज तो खत्म हो गई थी, लेकिन एक्सटेंशन पे चलती रही। आज सड़क के ऊपर केवल 1,500 से 1,600 बसें डीटीसी की निकलती हैं, और आप वाहवाही लूट रहे हो कि हमने बहनों का बड़ा ख्याल रखा। अरे बहनों का ख्याल रखना था तो ये फ्लीट 14,000 करते बसेस का, ताकि लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफर करते। तो मेरा कहने का मकसद है हर चीज़ हवाई है। तो मैं इसीलिए आपसे कहा कि दिल्ली के लोग अच्छे से समझ रहे हैं, दिल्ली के लोग याद कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार ने काम किए थे, चाहे फ्लाईओवर्स थे, चाहे सड़कें थी, जो हम छोड़ के गए थे, ये उसको रखरखाव नहीं कर पाए। आज सारे मेन रोड जो हैं वो परखच्चे उड़े हुए हैं उनके, मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले। एक हारून जी, हमारा ये भी था सवाल आपसे कि जिस तरीके से ग्रीन कवर बढ़ा था शीला दीक्षित के सरकार में, ग्रीन कवर काफी बढ़ा, अब आपको क्या लग रहा है कि ग्रीन कवर एरिया उसको कवर अप किया जा रहा है, या अब लेकिन आती है खबरें कि भाई अब पेड़ काटे जा रहे हैं, काफी चीजों की उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है? मैं आपको बताऊं, ये सरकार केवल नारों में विश्वास रखने वाली सरकार है। इनसे पूछे कितने करोड़ पेड़ लगे हर बरसात के मौसम में और बचे कितने उसमें। हमारे यहाँ इसका जब पेड़ लगते थे उसके 1 साल बाद सर्वे होता था कि सर्वाइवल रेट कितना। इनको कुछ नहीं पता। आज दिल्ली का ग्रीन कवर कम हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है दिल्ली का। ये अब आसपास के राज्यों की बात करते हैं। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो पंजाब जिम्मेदार था। तो गोल पोस्ट बदलना और फिर झूठ इतनी तेजी से बोलते हैं कि पिछले झूठ को याद करने में आदमी भूल जाता, फिर नया तस्वीर सामने लाते कब ये करने वाले। अब जैसे कल भी एक मुद्दा सामने आया, शीश महल बनाम राजमहल। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर ही आरोप कर रहे हैं, एक सीएम हाउस के पीछे पड़ा है, एक पीएम हाउस के पीछे पड़ा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये राजनीति जो है किसका भ्रष्टाचार बड़ा, ये दिखाने के लिए लग गई है? ये जो दोनों आपने कहा, राजमहल और शीश महल, मुझे दुख इस बात का है कि बजाय चर्चा आम लोगों के मुद्दों पे होनी चाहिए, हम शीश महल और उस पे ले गए, क्योंकि दोनों बचना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और आम आदमी पार्टी भी। जो सही मुद्दे हैं, जो आवाम के मुद्दे हैं, जिससे आवाम कंसर्न है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पॉल्यूशन हो, स्कूलों की हालत हो, बसों की हालत हो, हॉस्पिटल की हालत हो, मोहल्ला क्लिनिक डब्बा बने हुए हैं, उनमें सारे नशेड़ी शाम में नजर आएंगे आपको। ये कहते हैं हमने 500 बनाए। महारानी बाग के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक था, मैं स्वयं गया था, घोड़ा बंधा हुआ था वहां पर। तो इस तरीके से एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना, मुझे आप बताइए, पॉल्यूशन हमारे नौजवान बहन भाइयों को सड़क पे खड़ा कर देते हैं। फोटो किसका होता है? अरविंद केजरीवाल। और स्कीम क्या है? ऑफ एंड ऑन। कौन बंद कर रहा है उनके कहने से?
केजरीवाल ने तो अपनी पब्लिसिटी के बहुत रास्ते ढूंढ रखे। मैं समझता हूँ जितना पैसा अरविंद केजरीवाल ने पब्लिसिटी पे खर्च किया है, अगर इस शहर को बनाने में वो लगाते तो शहर के अंदर 4 चांद लग चुके होते। हम भी कहते कि अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया। सर कहीं ना कहीं ये ठेस लगती है कि आपका जो टेन्योर था उसमें कई चीजें वाकई लोग आज जैसे याद करते हैं, ग्रीन कवर बढ़ना था या फिर अब पोल्यूशन कम करने के लिए आप यहाँ पे सीएनजी की गाड़ियां लेकर आए। कहीं ना कहीं ठेस लगती है कि जो राजधानी की जो एक चेहरा होना चाहिए वो अब नहीं है। देखिए तस्वीर बदलती जा रही है, तस्वीर धुंधली होती जा रही है। हमें ऐसा लगता नहीं कि हम हिंदुस्तान की राजधानी में रह रहे हैं। कई जगहों पे जाके तो लगता है कि हम किसी बहुत पिछड़े हुए गांव में आ गए। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, और मैं समझता हूं कि गैरत तो इंसान को आती है। किस बेगैरती के साथ झूठ बोलते हैं कि देखिए हमने सड़कें चमका दी, हमने बिजली ठीक कर दी। आप बताइए दिल्ली में क्या हालत थी बिजली की? एक ट्रांसफार्मर फूकता था तो 72 घंटे लाइट नहीं आती थी पूरे। लेकिन हारून जी ये तो बात सच है कि वो कहते हैं कि हमने बिजली के बिल कम करवाए हैं। कम करवाए? वो तो कह रहे हैं कि जैसे शीला दीक्षित सरकार की अगर बात की जाए तो बिजली के बिल बहुत महंगे आते थे। अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दें, ऑडिट के 10 साल में कितनी बार कराया? हम तो सीएजी ऑडिट की बात करते थे ना। आज AT&T लॉसेस जो हैं, जो चोरी, बिजली चोरी के जो लॉसेस थे, वो हम जब प्राइवेटाइजेशन किया था तो 63 से 67% थे, 63 to 67%। आज वो घट के 4 और 5% रह गए। वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों आप पर किलोवाट रेट बढ़ा देते हो? क्यों आप पेंशन ट्रस्ट का पैसा भी लोगों से 7% चार्ज कर रहे हो? पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट भी आप बढ़ाए जा रहे हो। जो चल रहा है आपका, आपसे पूछेंगे नहीं और आपका जो लोड है वो डबल कर देंगे। अभी ये हुआ है, छोटे छोटे दुकानदार 1-1 किलोवाट जो इनके पास बिजली है, उन लोगों को 2-2 किलोवाट दे दिया गया, 2 वाले को 5 दे दिया गया, 5 वाले को 10। ये क्या है? हमारे दौर में आज कोई भी इस तरह की अगर लोड बढ़ाना होता था तो उसकी परमिशन ली जाती थी। आज दिल्ली के अंदर मीटर लगवाना ऐसा हो गया जैसे हवाई जहाज खरीदने जा रहे हैं आप। पैसे दिए बगैर मीटर नहीं लगेगा आपका। आज चोरी के कई जगहों पे नाजायज बिल बना के BSS के लोग जाते हैं और उनको धमकाते हैं और फिर पैसे लेते हैं। ये तो बिल्कुल एक नया भ्रष्टाचार का स्रोत खोल दिया बिजली विभाग में। हम भी बिजली जो प्राइवेटाइज हम ही ने की थी और हम ही ने इन रिफॉर्म्स को लेके आए थे। यही दिल्ली थी जहाँ की मार्केटों में छोटे छोटे जनरेटर धुआं फैलाते थे, इन्वर्टर्स होते थे। वो 3 साल के अंदर सेल जो थी जनरेटर्स और इन्वर्टर्स की 94%, 94% नीचे आ गई थी। बल्कि इन्वर्टर और जनरेटर वाले तो शीला जी को बोले कि आप जो है इसका वैट कम करिए, हमें तो अब बिकते ही नहीं है। तो सवाल इस बात का जो हमने किया है, हम कोई पीठ थपथपाने के लिए नहीं कर रहे। हम इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा संवेदनशील रहती है कि एक कॉमन मैन के, एक आम आदमी की जो जरूरतें हैं उनमें हम कैसे सहायक बन सकते हैं। ये सहायक नहीं बनते, ये बताते मैंने तेरे पे एहसान कर दिया, अब जा और दूसरा एहसान करूंगा, ये ले मैं तीसरा एहसान कर रहा हूँ। तो दिल्ली के लोगों को आपने गाजर मूली समझ रखा है। दिल्ली के लोग बहुत अक्लमंद लोग हैं और दिल्ली के लोग आने वाला जो चुनाव है सिखाएंगे सबक, ये सिखाएंगे। और इस बार से चुनाव में ये भी देखने को मिला बीजेपी की तरफ से रमेश बिदूड़ी का जो कमेंट आया प्रियंका गांधी के ऊपर, हालांकि उस पर उन्होंने माफी मांगी, फिर शाम होते होते फिर वो आतिशी पे बोल गए। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि रमेश बिदूड़ी पहले भी संसद में थोड़े से अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं जिसका उन्होंने माफी भी मांगनी पड़ी है। तो ऐसे में हमने ये देखा कि अब जो आपका जो नेतृत्व है वो ज्यादा खुलकर नहीं आ पा रहा है या इस मुद्दे को उतना नहीं भुना पाया जितना आम आदमी पार्टी आतिशी के बयान को देकर सामने आ गए। देखिए जिस तरीके से बिदूड़ी जी ने टिप्पणी की वो निंदनीय है और उसको सभी ने बुरी तरीके से कहा है उस चीज को। और मैं समझता हूं कि चरित्र शो करता है। अगर एक पार्टी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त कर रही है तो वो उसके चरित्र को भी एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बेहुदा, दिल्ली की बात करो ना, समस्याओं की बात करो। आप इस तरह की टिप्पणी करके सिर्फ अखबार की सुर्खियां लूटना चाहते हो,
हेडलाइंस के अंदर आना चाहते हो, तो अगर यही क्योंकि जब कोई काम नहीं करोगे तो यही तरीका होगा पब्लिसिटी हासिल करने का। जी जी। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अफसोसनाक है। मेरा आपसे सवाल ये है अरुण जी कि इस बार दिल्ली चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम आप लोगों के लिए इसलिए क्योंकि कई बार से खाता नहीं खोल पा रहे हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस कितनी टफ फाइट देती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी को? देखिए, हम अपने उसूलों पर लड़ रहे हैं। जी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों का, मजदूरों का, महिलाओं का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हमेशा उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़ी रही। हर वो व्यक्ति जो अपेक्षित है कांग्रेस पार्टी उसके लिए लड़ती है। हमारी कोई ना तो सोच बदलती है ना विचारधारा बदली है। जो 145 साल से हमारी सोच है आज भी वही है। लेकिन सर कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या करेंगे? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या करेंगे, क्योंकि केजरीवाल तो उन्हीं वर्गों का जिन्होंने आप नाम गिना रहे हैं उन्हीं के लिए योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं, स्कीम्स भी लेकर आ रहे हैं। हम क्या आसमान वालों के एलियंस के लिए लेकर आए थे स्कीम जो दिल्ली की रंगत और शक्ल बदली थी? दिल्ली में आज जो मेट्रो चल रही है, ये जिस तरीके से शीला जी लगातार, और मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, अजय माकन जी थे, रेगुलर मॉनिटरिंग होती थी उसकी। आज फेज 3 जो है 4 साल लेट हो जाए, फेज 4 शुरू ना हो अभी, इस शर्म की बात है। हमारे टाइम में सारी चीजें बिल्कुल, राजीव चौक वाला जो स्टेशन था, कश्मीरी गेट था, चावड़ी बाजार जो सबसे डिफिकल्ट था, पुराने शहर को ये सौगात जो मेट्रो की दी, तो मैं समझता हूँ कि, और उस वक्त कोई कन्फ्रंटेशन नहीं था, खुराना जी बन गए थे चेयरमैन। हाँ सर, ये जो राजनीति अब ये देखने को मिल रही है कि उपराज्यपाल का अलग कहना होता है, वो एक अलग दिशा में है, दिल्ली सरकार एक अलग दिशा में है, तो ये तो सिचुएशन आप लोगों ने भी फेस करा है सर। ऐसा है ये सिचुएशन, हमने तो चाहे हमारी कितनी भी आपस में इख्तिलाफात रहे हों, लेकिन हमारी पूरी टीम जो थी और हमारी शीला जी जो चीफ मिनिस्टर थी, वो किस तरीके से, किस खूबसूरती से नेगोशिएट करके चीज़ों को सुलझाती थी। जब आपको काम ही नहीं करना तो बेस्ट तरीका क्या है, लड़ लो। मैं एलजी के जाऊंगा, उसके ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा। एक सर मेरा हमारा जो मुद्दा जो आज हमने बात की, कई युवाओं उनसे हम लोग बात करके आए हैं, तो उनका एक मुद्दा ये भी ऐसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट खुद ही एड करती है, फंड करती है, तो ऐसे में वो बच्चे भी चाहते हैं कि दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ आरक्षण दिया जाए ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उन्हें एडमिशन्स मिल सके, क्योंकि यहाँ का बच्चा को ही अगर नहीं मिल पाता तो ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं ये बताऊँ आपको जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं लड़ के झगड़ के दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए वो कराऊंगा। अरविंद केजरीवाल जो है हर चीज का बहाना ढूंढते हैं। हमारी भी मांग है केंद्र सरकार से कि इसको लागू किया जाए दिल्ली के बच्चे, और यही वजह थी ये जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जब बनी, आईपी यूनिवर्सिटी, उसके बाद जितने कॉलेजेस खुले 118 या 130 के करीब कॉलेजेस हैं, वो इसीलिए खुले कि उसमें 80% रिजर्वेशन दिल्ली के लोगों का है और दिल्ली के लोगों को प्रेफरेंस मिलती है। नहीं तो दिल्ली के लोग बैठे रह जाते थे, या तो बेचारा कोई लखनऊ जाता था, कोई केरला जाता था, कोई कहीं कानपुर जाता था, कोई बनारस जाता था, कोई अलीगढ़ जाता था, कोई जामिया जाता था। तो मैं समझता हूँ ये समस्या है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था मैं 15 नए कॉलेज खोलूंगा, अब हम पुरानों में ही अटके हुए हैं। 500 नए स्कूल कहाँ हैं? आप सवाल उनसे भी तो कीजिए ना, और बीजेपी से भी कीजिए कि क्यों दिल्ली वालों को प्रेफरेंस नहीं दे रहे। इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बड़ा शोर मचाया था कि दिल्ली के लोगों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, जो 12 कॉलेजेस दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। तो सवाल इस बात का है, केवल नारे लगाना और अपनी वाहवाही लूटना इससे हल नहीं होता। लोगों की समस्याओं को गंभीरता से समझकर उनको सॉल्व करना होता। ये हमने 15 साल में जब हुकूमत थी कांग्रेस की, ये करके दिखाया था। तो ये थे हमारे साथ हारून यूसुफ, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि जो उनका 15 साल का कार्यकाल था जनता के बीच अब वही लेके जाना है। खास तौर से जो पोस्ट शीला का जो एरा रहा है उससे कहीं ना कहीं ठेस आहत जरूर मिलती है, क्योंकि जो चेहरा वो दिल्ली का बनाकर छोड़कर गए थे वो अब कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आता है। ऐसे में दिल्ली चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर दिल्ली के साथ। हम ऐसे ही और इंटरव्यूज, चर्चाएं और ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे।